आप देख रहे हैं चुनाव मंच और मंच पर मौजूद हैं बहुत खास मेहमान एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना एक बार फिर असद साहब का हमें हमारे इस मंच पर। सर आप आए, शुक्रिया आपका। और आप लगातार गुजरात में प्रचार कर रहे हैं। कल गुजरात को एक नई हेडलाइन मिली है गुजरात के चुनाव से हम लोगों को, जब गृह मंत्री अमित शाह जी ने 2002 की याद दिलाई एक बार, और उन्होंने ये कहा कि 2002 में जो एंटी सोशल एलिमेंट थे, जो गुंडा एलिमेंट था, वो जिसको आदत कांग्रेस पार्टी ने लगा दी थी गुंडागर्दी करने की, उनका हमने इलाज किया। और 2002 से लेकर के आज 2022 गुजरात में शांति है, स्थायी शांति है। नहीं, सबसे पहली बात तो यह है कि अच्छी बात है कि आपको हमसे हेडलाइन नहीं मिली। आप तो रोज देते हैं। नहीं, देश के होम मिनिस्टर से आपको हेडलाइन मिली। अफसोस की बात यह है कि वो 2002 के दंगों को जो सारी देश सारी दुनिया एक जेनोसाइड के तौर पर जानती है, जहां पर गोधरा के वाक़े के बाद हज़ारों लोग अपने ही देश में, अपने ही प्रदेश में रिफ्यूजी बन गए, कई मुस्लिम महिलाओं का रेप हुआ, कई लोगों की हत्या हुई जिसमें मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं। और मैं उस 2002 के दंगों के बाद शालम रिफ्यूजी कैंप में अपनी पार्टी की तरफ से डॉक्टर्स की टीम को लेकर आया था, तो मैं जानता हूं उसमें क्या क्या तकालीफ हुई, कितने मुसीबतें हुई, कितने लोगों को परेशानी हुई। तो अगर होम मिनिस्टर इस तरह की बात करते हैं तो वो स्टेट वायलेंस को जस्टिफाई कर रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं कि सबक सिखाया, तो फिर बिल्किस बानो को रेप करने वालों को क्यों छोड़ा होम मिनिस्टर ने? उसकी बेटी को उसके सामने हत्या की गई, 6 महीने की प्रेग्नेंट बिल्किस का रेप हुआ, उसकी मां का रेप करके हत्या हो गई, तो अमित शाह की मिनिस्ट्री ने छोड़ा उनको। और जो नरोडा पाटिया में 92 मुसलमानों का कन्विक्टेड मर्डरर है, वो बेल पे निकलता है तो मोदी को वोट देने की भीख मांगता है जनता में जाकर। तो आप इसको सबक सिखाना है, सबक सिखाना कह रहे हैं। नहीं, वो ये जबकि आपका स्टेट कॉम्प्लिसिट था उसमें, सरकार आपकी थी, आपने उस दंगों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। वैसे साहब, मैं अभी 2022 में आपने जो बताया, जो लोग छूटे, जिनको रिमिशन मिला, उस सब की बात मैं करता हूं, लेकिन चूंकि उन्होंने 2002 की बात की तो वहां से शुरुआत करते हुए वो यही तो कह रहे हैं कि उस वक्त कौमी दंगे कांग्रेस पार्टी की शह पर होते थे। और उन्होंने ये कहा कि हमने, अब जो लोग आज छूटे भी हैं, 20 साल जेल में रहे, बात बीजेपी के नेता यही बोलते हैं कि वो हिंदू लोग जिनके ऊपर दंगे का इल्जाम लगा, राइटर्स जो थे, वो क्या 20 साल जेल में नहीं रहे? आज इल्जाम यह कि उनको 20 साल के बाद छोड़ा गया। सवाल ये नहीं है, अगर यहां पर बैठे हुए किसी भी महिला से आप पूछ लीजिए कि अगर उनकी बेटी या किसी वालिद से पूछ लीजिए कि अगर तुम्हारी बेटी का कोई रेप करेगा तो तुम 20 साल के बाद छोड़ना चाहोगे उसको? जब तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट थी और तुम्हारी बेटी की बेटी 3 साल की बच्ची को सामने मर्डर कर दिया, तो छोड़ेंगे? कोई भी राजी नहीं होगा, कोई राजी नहीं होगा इस बारे में। आप कहते हैं कि 20 साल, भाई जिस पे गुजरी होगी, और वही बिल्किस बानो को 18 घर बदलना पड़ा, उसका ट्रायल चला मुंबई में, वहां पे सजा हुई। बेस्ट बेकरी का वाकया है, आपके जकिया जाफरी लड़ते लड़ते थक गई, एक एक्स एमपी को मारकर जिंदा जला दिया गया। वो माने वो एक्सेप्ट कर रहे हैं अमित शाह के ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस था, और उस तरह से देख रहे हैं वो। सर आप तो खुद बैरिस्टर हैं, इसका एक लीगल पहलू है, एक मॉरल पहलू है, नैतिकता की बात है। बीजेपी वाले इस पर लीगल पहलू पर बात करते हैं कि भाई बिल्किस बानो के जो दोषी थे जितने भी, उनको रेमिशन दिया जाए। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाया, उन्होंने पूछा सरकार से कि आप बताइए कि इसमें क्या प्रोविजन है। अभी स्टेट होम मिनिस्टर ये बोल करके गए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, छोड़ने के लिए नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने, संस्कारी जिसने कहा बिल्किस बानो के रेपिस्ट को और उसकी बेटी की हत्या करने वालों को, आपने उसको टिकट दे दिया गोधरा से। नरोडा पाटिया का जो कातिल है 92 मुसलमानों का, आज वो मर्डरर है, और वो निकलकर मोदी जी के नाम पर वोट पूछ रहा है। आप बताइए 2002 को कौन निकाल रहा है? मैं इन दोनों वाक्यों का जो जवाब बीजेपी देती है, क्योंकि हमने उनसे पूछा, वो ये है कि नरोडा पाटिया में जो व्यक्ति कन्विक्ट हुआ, उसकी बेटी का क्या कसूर है? उसकी बेटी अगर चुनाव लड़ना चाहती है, चुनाव नहीं लड़ सकती? मैं बेटी की बात नहीं कर रहा हूं। जो शख्स 92 मुसलमानों का मर्डरर है, वो मोदी के नाम पर वोट मांगेगा? ये आपकी प्रोबिटी है पॉलिटिकल लाइफ में। यही बातें आपने बड़ी बड़ी की थी यूपी में माफिया के बारे में। आज वो शख्स जो मर्डरर है,
लाइफ है, बेल पर निकल कर आया है, आज वो मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहा है। ये सच्चाई है, मीडिया ने दिखाया। मैं उनकी बेटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस कातिल की बात कर रहा हूं जिसने 92 मुसलमानों का कत्ल किया। तो फिर वही बार बार इस रिपीट करने वाली बात हो जाएगी। वो कहते हैं भाई उसको जो सजा मिली, सजा भुगत के बाहर आ गया। क्या भुगत के बाहर? बेल पे आया वो। ठीक, तो जेल में रहा इसका मतलब। तो ये आपकी प्रोबिटी है, ये आपकी अप्रोच है पॉलिटिक्स के लिए कि चुनाव जीतने के लिए आप कातिल को भी कहेंगे कि हां जाकर तो मोदी जी के नाम पर वोट मांग ले। अच्छा ठीक है, फिर इसमें अब चूंकि आपने गोधरा का जिक्र किया, गोधरा में जिस व्यक्ति ने ये कहा, और वो कई बार के वहां के विधायक हैं, कि ये जिन लोगों को छोड़ा गया 15 अगस्त के दिन, सुनिए, हाँ मैं वही बता रहा हूं, कांग्रेस से जीते थे, हाँ, भाजपा में चले गए, उसके बाद रिव्यू कमेटी का मेंबर बना दिया गया, उनको उन्होंने कह दिया कि संस्कारी लोग हैं। अच्छा, वो संस्कारी कहां थे? वो पेरोल पर निकल कर भी 2 महिलाओं के मोलेस्टेशन केस उन पर पड़ गया, उसके बावजूद भी आपने उनको छोड़ दिया। तो बिल्किस बानो का मुद्दा मुसलमानों का मुद्दा नहीं है। ये जो बीजेपी कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आप कहां बचा रहे हैं महिलाओं को? पहली बात, आपने खुद बता दिया कि वो पहले कांग्रेस में भी रह चुके हैं, अब वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब आपकी एंट्री जब होती है चुनावों के अंदर, तो आप पर इल्जाम यही लगता है कि आप जहां जाएंगे वहां आप बीजेपी का एंटी वोट काटेंगे, बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे। मैं उन्हीं सीके राहुल जी की बात करता हूं, गोधरा वाले की। 2017 में 250 वोट से चुनाव जीते थे, बिल्कुल, और आज लग रहा है कि उनका चुनाव आसान हो जाएगा। आप जाएंगे, जो मुस्लिम समुदाय का वोट जो था कांग्रेस पार्टी को पड़ता था, वो आपको पड़ेगा, बटेगा, हो सकता है उनकी राह आसान हो जाए। देखिए, हमने गोधरा में हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर्स जीते और कई महीनों तक हमारा डिप्टी मेयर था वहां पर। और दूसरी बात यह है कि हम वेट करते रहे, हमको वहां के जिम्मेदारों ने कहा कि ओवैसी साहब कैंडिडेट मत दीजिए, हम कांग्रेस से मुसलमान का टिकट ला रहे हैं, जो नॉन पॉलिटिकल बड़े बड़े लोग थे, हम रुके। उसके बाद जब कांग्रेस ने किसी अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान को नहीं दिया, मैंने कह दिया था कि नहीं देगी कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस, बीजेपी और वो छोटा रिचार्ज की जो पार्टी है, वो सब के सब हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर चल रहे हैं। जब उन्होंने नहीं दिया, हमने दिया। अच्छा, आप गोधरा की आप बात कर रहे हैं, गोधरा, सर एक मिनट सुनिए, गोधरा रेलवे स्टेशन पर सुपरफास्ट ट्रेन कितने रुकती है देख लीजिए। गोधरा में एक रेलवे अंडरब्रिज बन चुका है, नहीं खोला जाता क्योंकि मुसलमानों को फायदा होगा। नल से जल की बात करते हैं मोदी जी, चलकर देखिए गोधरा में कितने मुस्लिम इलाकों में वाटर पाइपलाइन पहुंची है, और कब्रस्तान के अतराफ में रोड कभी बनना नहीं देते। आपने कह दिया ये इसलिए क्योंकि मुसलमानों से नफरत करती है बीजेपी। अभी आपने बोला आप इंतजार कर रहे थे, सर इस पर इंटरेस्टिंग आपने बात बोली कि आप इंतजार करते रहे कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम उम्मीदवार दे दे। मुझे कहा गया आपको? सुनिए, वहां के जो बड़े जिम्मेदार लोग थे, जिनकी हम बड़ी इज्जत करते हैं और करते रहे, उन्होंने कहा कि रुकिए आप। मैंने कहा कांग्रेस नहीं देगी। बोले आप रुक जाइए ना, हमको हमारी बहस पूरी करने दीजिए। मुस्लिम कैंडिडेट नहीं देगी? नहीं देगी, बिल्कुल। अब हम दिए तो अब आप हिंदू कैंडिडेट उतार देते। देखिए, हिंदू कैंडिडेट हम दिए हैं ना, दिए हम हिंदू कैंडिडेट, दानी लिमड़ा से दिए हैं, वडगाम से दिए हैं। नहीं, मैं गोधरा की बात कर रहा हूं। आप इंतजार कर रहे थे कि कोई मुसलमान लड़ेगा अगर कांग्रेस से, तो हम कैंडिडेट नहीं देंगे। अच्छा, उन्होंने हिंदू कैंडिडेट दिया, आप भी हिंदू कैंडिडेट दे तो आप पूछ लेते मोदी जी से, अमित शाह जब आएंगे, आपने एक मुसलमान टिकट क्यों नहीं दिया? हम तो पूछते हर बार उनसे। अरे एक ही नहीं, एक भी नहीं देते हैं। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात जब करते हैं तो एक भी नहीं देते आप 182 में से। सद्भावना रैली मोदी जी ने 2012 में शुरू की थी, किसी ने टोपी पहनाया तो बोले नहीं नहीं, फिर उसके बाद पूरे साफ, किसी को भी टिकट नहीं मिला, नहीं मिला ना, आज भी नहीं मिला। तो इससे क्या मैसेजिंग कर रहे हैं आप? वो इसको लेकर डिफेंसिव नहीं होते उनकी पार्टी। नहीं, मैं भी डिफेंसिव नहीं हूं क्रिटिसाइज करने में, मैं भी डिफेंसिव नहीं हूं बिल्कुल। वो कहते हैं हम देखते हैं जो जीत सकता है उसको टिकट देते हैं। हाँ, तो जो जीत सकता का मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि सिर्फ हिंदू ही जीत सकता, मुसलमान नहीं जीत सकता क्या भाजपा के पास से? वही बोलना चाह रहे हैं ना वो। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मोदी जी ने जो 2014 से जो पॉलिटिकल लैंडस्केप पे जो फॉर्मूला पेश किया, उसको पूरा कांग्रेस और वो छोटा रिचार्ज पूरी तरह फॉलो कर रही है। और क्या है कि मुसलमान को इनविजिबल कर दो भारत की राजनीति से। आज आप देख लीजिए कौन बात करता है अल्पसंख्यक समाज की। भाजपा के पास लोकसभा में तो मुसलमान एमपी था ही नहीं, अब राज्यसभा में नहीं था तो आपने एक नॉमिनेट कर दिया जम्मू कश्मीर से एक साहब को। आप बताइए, मुस्लिम मिनिस्टर आपके पास नहीं है लोकसभा यूनियन कैबिनेट में,
तो ये देश देख रहा है। और कोई बात नहीं करता मुसलमान की आपके अलावा, कांग्रेस भी नहीं करती। देखिए, कोई बात करे या ना करे, मैं ये कह रहा हूं कि गुजरात में आज जो सच्चर कमेटी की जब रिपोर्ट आई तो यही भाजपा कही थी, देखो सच्चर कमेटी कह रही कि 7% मुसलमानों का गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है, आज 1% है। कितने स्कूल्स, उर्दू मीडियम स्कूल्स या जहां पर मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, पूरे स्कूल्स को आपने बंद कर दिया। बल्कि स्कूल्स में तो 19,000 पोस्ट वैकेंट टीचर्स के, आपने सिर्फ 1600 का 1900 का आपने नोटिफिकेशन दिया, वो भी चुनाव के बाद। आप चलकर देखिए मेरे साथ, जो आदिवासी दलित मुस्लिम इलाके हैं, बल्कि बीजेपी ने तो एक बॉर्डर बना दिया है, एक लाइन बना दी है कि इस तरफ होगा तो पूरी हरियाली होगी, स्कूल होगा, डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, पानी होगा, और जहां पर ये अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान दलित रहते हैं वहां पर ना पीने की पानी की लाइन होगी। और डिस्टर्ब एरियाज एक्ट में अगर कोई मुसलमान घर खरीदना चाहे तो कलेक्टर परमिशन देता ही नहीं है। ये आपने जो बताया लकीर खींच दी है, ये आप जनरल बात कर रहे हैं या आप बता सकते हैं कहां कहां ऐसा मैं हुआ है? बता सकता हूं, मैं आपको, चलिए मेरे साथ अभी चलते हैं वेजलपुर, नेशनल हाईवे 8, अभी चलते हैं, या शाम में, कल जब भी आप फ्री हो, मैं यही हूं, चल के आपको दिखाता हूं। मैं आपको बताऊंगा, देखिए ये है बॉर्डर लाइन, आप फैसला कर लीजिए, अगर मैं झूठ हूं तो आप बोल दीजिए वो इसी ने झूठ कहा था। तो एक तरफ जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा वहां कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, आप चलकर देख लीजिए। ये आपका ये सवाल आज बहुत से लोग आएंगे, उनसे हम जरूर पूछेंगे। वेजलपुर का नाम विधानसभा का नाम दे रहा हूं, जमालपुर दे रहा हूं, दरियापुर दे रहा हूं। ठीक है, लेकिन ओवैसी साहब ये बताइए कि गुजरात में आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का कोई मुस्तकबिल नहीं, कांग्रेस पार्टी को वोट देकर मुसलमान अपना वोट बर्बाद ना करे, तो मुझे बताएं तो फिर आप विकल्प हैं, आप क्या उनके लिए ऑप्शन है? आप 13 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप बात करते हैं गुजरात के सारे मुसलमान की। नहीं, मैं तो भारत के हर कमजोर और मजलूम की बात करता हूं। आप लोग खामखा मुझे मुसलमान ब्रैकेट में लाकर आपकी पार्टी में मुसलमान है, तो पार्टी के नाम में मुसलमान हाँ, तो वो तो, मगर देखिए ये अच्छा सवाल किया, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब रजिस्टर होती है तो उसको भारत के संविधान को मानना पड़ता, जिसमें सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो पार्टी इलेक्शन कमीशन रजिस्टर्ड है, बरसों से है, बरसों से है। शिवसेना भी है, अकाली दल भी है, तेलुगु देशम भी है, डीएमके है, एआईडीएमके है, सब है ना। तो अब रहा सवाल कि हम 13 सीट लड़ रहे हैं, 14 लड़ रहे थे। एक यहां पर अहमदाबाद में बापू नगर के एक हमारे कैंडिडेट को बेचारा जमीर फरोश निकला, उसको कांग्रेस ने खरीद लिया पैसों से। अब 13 बचे, अब 13 बचे तो 169 छोड़ दिया हमने। भाई जीत लो ना 169, हरा दो मोदी को, अमित शाह को, आप बन जाओ मुख्यमंत्री, यहां पर भी दिल्ली का रिचार्ज कर दो, कोई बात नहीं, कौन रोक रहा है आपको? क्या रिचार्ज है क्या? मैं आपको हर भाषण में सुन रहा हूं रिचार्ज, दिल्ली का छोटा रिचार्ज। लंबी बहस हो जाएगी, टाइम खराब होगा। नहीं, समय है, नहीं, और बड़ा फैक्टर है चुनाव में। जनता समझ रही है, जो मुस्कुरा रही है, देखिए ये समझ चुकी, आप नहीं समझे, चलिए आप भी मुस्कुरा। मैं समझ गया, लेकिन वो मैं कहूं आप उनको छोटा रिचार्ज कह सकते हैं, मैं थोड़ी कह सकता हूं। आप मत कहिए ना, हम कह रहे हैं, आप कहां कह रहे हैं? तो छोटा रिचार्ज का मतलब क्या? रिचार्ज भी छोटा, हाँ। ना बड़ा, छोटा छोटा कैसे? अरे भाई वो बड़ा तो बीजेपी है, छोटा है आम आदमी पार्टी को। मुझे नहीं, आप सिफोलॉजी को कितना सीरियसली लेते हैं मुझे नहीं पता, बहुत से लोग सर्वे वगैरह पर यकीन नहीं रखते। इस बार कई सर्वे, केवल हमारा नहीं, कुछ और सबने मीडिया हाउसेस ने भी किए हैं, उसमें दिखा रहे हैं कि भाई एक साइजेबल चंक मुस्लिम वोट का जो है आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को मिल सकता है। नहीं, तो यकीनन अगर ये सेफोलॉजिस्ट कह रहे हैं तो मुझे कहना पड़ेगा कि फिर यही केजरीवाल था जिसने कोविड की पहली वेव में तबलीगी जमात को बदनाम किया, सुपर स्प्रेडर कहा, और हाईकोर्ट में जब केस गया तो उसकी झूठ को साबित कर दिया हाईकोर्ट ने। ये वही शख्स है जब इसके बिल्किस बानो से पूछा जाता तो मुंह नहीं खोलता, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते तो मुंह नहीं खोलता। और ये वही मुख्यमंत्री जब दिल्ली जल रहा था, गो उनके पास लॉ ऑर्डर नहीं है, मगर उनका काम था, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो नहीं करते हैं, नहीं बोलते हैं उसके बारे में कुछ। मुसलमान दिल्ली के इलाकों में जाकर बोलते हैं भाजपा को हराना है, और नॉन मुस्लिम एरिया में जाके बोलते हैं कि मैंने आपके लिए क्लिनिक बना दिया। ये इनकी पॉलिसी है। ये नहीं, इन पर तो दिल्ली में बीजेपी ये इल्जाम ही लगाती है कि माइनॉरिटी अपीजमेंट करते हैं। कोई देखिए, ये जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, ये 2013 के नरेंद्र मोदी हैं अभी फिल वक्त, ये उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। नहीं, इन्होंने ये तो टोपी खूब लगाते हैं, मोदी जी ने टोपी कभी नहीं लगाई। हाँ, नहीं, टोपी ये हम पे पहनाते हैं, मोदी जी पहनते नहीं है, ये टोपी पहना देते हैं हम पे।
अच्छा, अभी आपकी लेटेस्ट स्पीच पे उस पर क्लैरिफिकेशन भी हमको मिल जाए कि ये कसाब का जिक्र कहां से आया। आपने बोला, फिर आपने ये भी बताया, वारिस पठान यहां बैठे हैं, आपने इनका नाम लेके बोला, बताओ मुंबई में उसको दफनाने की जगह नहीं दी थी। देखिए, जो हम मांडवी गए थे तो वहां पर भाजपा के कैंडिडेट ने, उन्होंने शुरू किया ये अजमल कसब माने इन्वेंडो यूज कर रहे थे मुसलमानों के खिलाफ। हमने उनको ये समझाया, उनको क्लैरिफिकेशन नहीं दिया बल्कि उनको समझाया, उनको ज्ञान दिया कि जब अजमल कसब को पकड़ा गया, उसको हमारे देश के कानून के लिहाज से फांसी की सजा दी गई, जब उसको दफनाने की बात आई तो मुंबई के जितने मुस्लिम खबरस्तान थे उन्होंने कहा कि हम इस आतंकवादी गद्दार देश दुश्मन को दफनाने हमारी मुबारक सरजमीन में नहीं देंगे। यह मुसलमानों का रवैया था। और भाजपा के जो अभी फिलवक्त के कैंडिडेट वहां पर हैं, बोले जा रहे हैं। अरे आप आज के दिन बोलते 26/11 समझ में आता, वो तो बोले जा रहे हैं अजमल कसब का जिक्र वो लेकर आए, हम नहीं लेकर आए। तो हम उनको बताना चाह रहे थे, अजमल कसब देश का दुश्मन था, आतंकवादी था जो पाकिस्तान से आया और हाफिज सईद के बोलने पर इस देश में आकर देश की जनता को उसने यहां पर खून की होली खेली। मगर ये बोलते हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। ठीक, एक सवाल हमारे मैनेजिंग एडिटर पीयूष पूछना चाह रहे हैं आपसे। मैं नहीं कर रहा हूं रिचार्ज उसको। 2013 का नहीं है वो, जब दूसरा हमने वो प्रोग्राम में तारीख में थोड़ा गलत बोल दिया, वो जो दूसरा असेंबली का चुनाव था उस वक्त का है। मगर ऐसा है ना कि मैं उस तरह का आदमी नहीं हूं जो बात बातें होती हैं उसको मैं अपने सीने में रखूंगा और अपने खबर में लेकर जाऊंगा, मगर अक्लमंद को इशारा काफी है। अच्छा, ये क्या हुआ था? वो जो हुआ था बस। अब वो मदद की थी नहीं की थी वो अलग बात है, उनको मालूम कौन आए थे, कौन क्या बात किए थे, वो छोड़ दीजिए, हो गया वो। अच्छा, पीयूष का सवाल शायद पहले क्योंकि माइक ऑफ था, तो मैं सवाल आपका जो था वो आपने पूछा, व्यूअर्स के लिए पूछ लेता हूं। 2013 या उससे पहले की बात तो आपसे मैं व्यूअर्स को बोल दिया ना भैया, फिर आप रिपीट करना। नहीं, उनका सवाल नहीं आया, माइक ऑफ था उसमें। हाँ ना, सवाल अच्छा कि आपने मदद की थी कभी अरविंद केजरीवाल की, जो आज छोटा रिचार्ज, वो मदद आज वो प्रीपेड है, पहले पोस्टपेड थे। नहीं, वो आप कार्ड की नहीं बात कर रहा हूं मैं, आप तो सिम कार्ड की बात कर रहे हैं। भाई छोटा रिचार्ज दूसरा भी तो हो सकता है। अच्छा ठीक, आपको मैंने सुना, आपने कहा कि मैं स्पीच दूंगा, मेरी स्पीच जो है अब ये सब सुनेंगे और फिर बोलेंगे मुझे भड़काऊ भाईजान। तो कौन बोलता है आपको भड़काऊ भाईजान? आप लोग ही बोलते हैं, आपकी बिरादरी। आप भड़काऊ बातें करते हैं? नहीं, कहां करते हैं हम, कहां करते हैं हम। तो आपको मेरी बात पसंद नहीं आती, वो आपका राइट है, मगर जो हमारे जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं उनको बड़ा मजा आता है हमको भड़काऊ भाषण दे दिए, फुला दे दिए, और इस तरह से एक नफरत पैदा करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, बीजेपी का जो कैंपेन यहां चल रहा है उसमें बहुत सारी बातें हो रही हैं जिन पर आप रिएक्ट भी कर रहे हैं। जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा आते हैं तो वो यूसीसी की बात करते हैं, वो लव जिहाद की बात करते हैं, वो दिल्ली तक जाते हैं। आफ्ताब और श्रद्धा, आप श्रद्धा का जो कत्ल किया आरोपी है आफ्ताब, उसका जिक्र भी करते हैं। तो आपने उसमें कहा कि इसमें मजहब क्यों ढूंढा जा रहा है? बिल्कुल। और उसको केवल उन्होंने नहीं, उनके पार्टी के टॉप लीडर्स ने भी डिफेंड किया कि भाई लव जिहाद के खिलाफ तो सख्त कानून देश में बनना ही चाहिए। क्या कानून बनना चाहिए बताइए? लव जिहाद होता क्या है? पार्लियामेंट में अमित शाह की मिनिस्ट्री ने जवाब दिया कि लव जिहाद होता ही नहीं है। मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? देख लीजिए पार्लियामेंट का उठाकर सवालात में जवाब देते हैं आप, यूनियन गवर्नमेंट देती है जवाब। मैं अमित शाह जी को ही कोट कर रहा हूं, उन्होंने एक इंटरव्यू में अभी कहा 2 दिन पहले यही बात। भाई आप उनसे पूछ लीजिए पार्लियामेंट में आपने जवाब क्यों दिया। फिर ये पार्लियामेंट में जवाब देते हैं, अगर वो इनकार कर रहे हैं तो हम डालेंगे प्रिविलेज मोशन उनके खिलाफ। फिर आप जवाब देते हैं पार्लियामेंट में। और एक बात सुनिए, इस्लाम में आप किसी गैर महिला को हाथ लगाना दूर के बाद आप 3 मर्तबा देख नहीं सकते उसको, और शादी के बाद ही आप उसको हाथ लगा सकते हैं, वो आपको हाथ लगा सकती है। अब कोई अडल्ट, उसको राइट है, लिव इन रिलेशनशिप था, उसने जो कुछ किया वो कंडेमनेबल है, अल्फाज नहीं हो तो हैवान है, उसको इंसान नहीं बोल सकते आफ्ताब को। मगर उसको आप ले जाकर एक रिलीजन से जोड़ रहे हैं। तो फिर आजमगढ़ में एक प्रिंस यादव नामी शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड के सर को काट के जिस्म के 6 टुकड़े कर दिए, वो क्या था?
एक मां बाप ने इंटरकास्ट मैरिज की, नॉन मुस्लिम थे, अपनी बेटी की गोली मारकर सूटकेस में बॉडी फेंक दी उसकी। उत्तर प्रदेश में एक नॉन मुस्लिम साहब ने अपनी बीवी को कत्ल इसलिए कर दिया क्योंकि उनके पैर की मसाज नहीं करती थी। एक साहब ने अपनी गर्लफ्रेंड को इसलिए मार दिया क्योंकि उसने सेल फोन और टीवी का डिमांड करती थी। इस देश में महिलाओं पर जुल्म होता है और वो इसलिए होता है क्योंकि मर्द हजरात के दिमागों में एक बीमारी करने की, उस बीमारी का इलाज करना है। अगर भाजपा इस तरह की जबान में बात है तो वो उन पीड़ित महिलाओं की बेइज्जती कर रही है। आप इसको मजहब का चश्मा लगाकर आप जो महिला पर जुल्म हो रहा है उसको आप तो जनरलाइज कर दे रहे हैं। नहीं, जनरलाइज उन्होंने उनके बयान में उन्होंने उसको बताया कि मैं ये इसलिए कह रहा हूं, अब ये जानकारी उनके पास कहां से है मैं नहीं जानता। उन्होंने कहा कि आफताब जो है इसकी ये दोस्ती केवल हिंदू लड़कियों से करता था और इसने पुलिस को ये बताया कि हिंदू लड़कियां इसीलिए क्योंकि वो इमोशनल होती हैं। ये हेमंत विश्व शर्मा को मैं कोट कर रहा हूं, वो कैरेक्टर डिफाइन कर रहे हैं आफताब का। अब देखिए, आप इस तरह अगर कह रहे हैं तो फिर मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन से क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उनसे? आप बताइए। आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, सुनने वालों को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। वो क्या करेंगे, क्या बोलेंगे उनको आप? इसमें कहां से मुसलमान और कहां से इमोशनल आ जाता है? क्यों आप इस रिलीजन देख रहे हैं? भाई कई लोग ऐसा महिलाओं पर जुल्म कर रहे हैं, उसके बारे में क्या बोलेंगे? एक टीवी पर एक शख्स था, उसने अपना नाम मुसलमान बताया, यूपी की पुलिस ने पकड़ा, बाद में मालूम हुआ कि वो मुसलमान नहीं है, वो उसके ऊपर भी इल्जाम लग गया। आप चुनाव जीतना चाह रहे हैं ना, मगर ये क्यों करके जीतना चाह रहे हैं आप? तो फिर अगर आप ये कह रहे हैं कि जज्बाती इमोशनल होती, बिल्किस बानो का किस्सा क्या है बताओ फिर? आप बिल्किस बानो के, उसकी बेटी के हत्या करने वालों को, बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ दिए, तो क्या आप इमोशनल हो गए थे उन किलर्स के बारे में और उनको छोड़ दिया आपने? बताइए। यहां से वो आ जाते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर। आइए। और उन्होंने ये कहा, अब मैं फिर उन्हीं शख्स की वो इन मुद्दों पर ज्यादा बोल रहे, उन्होंने कहा कि अगर हिंदू मर्द एक शादी करता है तो हर मजहब के आदमी को एक ही शादी करने की इजाजत होनी चाहिए, आपको, और इसका इलाज है यूसीसी। हम बता रहे हैं, हम एक शादी करके परेशान हैं और हमारी वाइफ सुन रही होगी, इंतजार में बैठी होगी, घर कब आएंगे, पूछेंगे इस बारे में। एक बात सुनिए, गवर्नमेंट का डेटा है जिसमें मुसलमान और हमारे हिंदू भाई जो सेकंड वाइफ रखते ज्यादा फर्क नहीं है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5th हुआ है उसमें डेटा रिलीज कर दें, किसकी सेकंड वाइफ है बताइए आप? किस समुदाय किसकी सेकंड वाइफ है? आप बताइए ना, पूछिए, डेटा दीजिए। आप समझते नहीं है, आप दो शादी, भाई आपके पास डेटा है, निकालिए, बताइए उसको। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते, क्या वो यूनिफॉर्म सिविल कोड आसाम में लेकर आ सकते, नॉर्थ ईस्ट में ला सकते, नागालैंड, मिजोरम में, जहां पर 2 बीवी नहीं, जहां पर एक महिला 4 शादी कर सकती है, जिसको पॉलीएंड्री कहते हैं। उनके कल्चर का प्रोटेक्शन हमने संविधान में दिया है। मेरे कल्चर का प्रोटेक्शन मैं आर्टिकल 29 से लेता हूं, जो अनफेटर्ड राइट है। अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में क्या आप जाकर एप्पल ऑर्चर्ड की जमीन खरीद सकते? नहीं खरीद सकते, सेक्शन 118 टेनेंसी एक्ट है। गुजरात में अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड? जहां पर डिस्टर्ब एरियाज एक्ट आप लगा दी और मुसलमान को कलेक्टर परमिशन नहीं देता। आपको मालूम सर, कच्छ में मलधारी एक एरिया है, वहां पर पूरे मुसलमान सिंधी स्पीकिंग है, नोमैड्स हैं, फॉरेस्ट राइट्स उनको नहीं देते। डांग के फॉरेस्ट में क्योंकि नॉन मुस्लिम है उनको आपने दे दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये होगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड में अनडिवाइडेड टैक्स रिबेट मुसलमानों को, ईसाइयों को दीजिए, आप नहीं देते। 3000 करोड़ का फायदा आपने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में दे दिया। कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा? सरल भाषा में यूनिफॉर्म सिविल कोड दर्शक सब समझते ही हैं कि सामाजिक कायदे कानून जो है वो सबके बराबर होने चाहिए। शादी ब्याह के मामले, इनहेरिटेंस का मामला, ये सब, तलाक का मामला। अच्छा, इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड में बच्चों को हिस्सा मिलेगा? एग्रीकल्चर लैंड में हिस्सा मिलेगा? कन्यादान हो गया, खत्म कर देंगे आप? बताइए, बोलिए। दया भागा स्कूल ऑफ थॉट हो गया, मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट फॉलो किया जाएगा? बताइए हमको। आप इस देश की खूबसूरती इसका प्लूरलिज्म है। आप बार बार बोलते हैं एक देश एक कानून है, तो फिर स्टेट लिस्ट क्यों है, कंकरेंट लिस्ट क्यों है, यूनियन लिस्ट क्यों है? तो संविधान बनाने वालों ने बोला कि डिजायरेबल है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। देखिए, वो डिजायरेबल है नहीं, अलग बात है, मगर आप तो लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। अरे भाई, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में तो ये भी तो है कि पूरे शराब पर पाबंदी आयद कर दो।
यहां पर शराब की पाबंदी है मगर लोग फिर भी रात में टॉनिक पीते हैं, मैं देखा हूं। घर पर डिलीवरी होती है, मैं सुना हूं, नहीं मालूम। एक काम करिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी, पूरे देश को बोल दीजिए कि महिलाओं के लिए फ्राइडे नाइट और सैटरडे नाइट कहीं पर शराब नहीं मिलेगी, क्योंकि डायरेक्टर प्रिंसिपल में कहा गया रोड पर निकल कर आ जाएगी जनता, मुर्दाबाद के नारे लगाएगी। डायरेक्टर प्रिंसिपल में है कि पूरी देश की दौलत इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। आप नहीं कर रहे हैं। 50% देश की दौलत 7 लोगों के पास है। कौन से डायरेक्टर प्रिंसिपल की आप बात कर रहे हैं, बताइए हमको। लेकिन शुरुआत तो हो गई। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहां गुजरात, सब जगह कमेटियां बना दी गई हैं और होम मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि हो सकता है 2024 से पहले देश की 2/3 राज्यों के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाए, फिर पार्लियामेंट देखेगी हम आगे क्या करना है। एक बात सुनिए, हिंदू मैरिज एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया, स्टेट उसको ओवररूल कर सकती है। और आप बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं। जिसको रिलीजन का लॉ पसंद नहीं है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, इस्तेमाल करिए ना आप। अच्छा, स्पेशल मैरिज एक्ट में सेक्शन 21 में जो मैरिज और इनहेरिटेंस का मसला है, आपने मुसलमानों को हटा दिया उससे। स्पेशल मैरिज एक्ट में सेक्शन 2 है, आपने आदिवासियों को हटा दिया। मैं आपको बता रहा, अच्छा ये बोलते हैं ना कि जेंडर जस्टिस के लिए, सर 90 लाख भारत में बेटियां फीमेल इन्फेंटिसाइड की वजह से गायब हो चुकी है, मिसिंग। कौन जिम्मेदारी लेगा उसमें? 90 में 82% उसमें नॉन मुस्लिम फीमेल इन्फेंटिसाइड हुआ है। अब ये तो फैक्ट्स है ना, हमने कानून बना दिया, चाइल्ड मैरिज का कानून बना दिया हमने, फिर भी उसमें चाइल्ड मैरिज 82% हिंदू भाइयों की होती है। सर कोई कानून बनाए, उसकी अवहेलना हो रही है, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप किसी और चीज का कानून नहीं बना सकते। नहीं, ये गवर्नमेंट का डेटा है। हम ये कह रहे हैं कि मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का इसलिए खिलाफ हूं क्योंकि आर्टिकल 29 मुझे इस बात की इजाजत देता है कि मैं अपने कल्चर का हिस्सा है मेरा जो है, आप नहीं छीन सकते मुझसे। ये लंबी बहस हो जाएगी इस पर। एक सवाल आपके लिए और। वैसे साहब आपकी ख्वाहिश क्या है? आप बिहार गए, 5 सीट लड़े, 5 सीट जीते, 4 आपके चले गए। वैसे गए, आप यूपी गए, आप एक भी सीट नहीं जीते। अभी तक ये मुसलमानों को ये समझ नहीं आ रहा है कि वैसे साहब बोलते तो अच्छा है, सुनने आते हैं, वोट देंगे और वैसे साहब जीतेंगे, वोट बर्बाद हो जाएगा। आप बनना क्या चाहते हैं? प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं, एमएलए बनाना चाहते हैं, एमपी बने रहना चाहते हैं? नहीं, ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, संतरी बनना मेरी ख्वाहिश नहीं है। जिनकी ख्वाहिश है वो पूरी करे। मेरा मकसद ये है कि भारत की जो डेमोक्रेसी है वो पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, शराकतदारी की जमहूरियत। इस पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में कहां पर अल्पसंख्यक समाज मुसलमान आपको नजर आता है? नंबर 1। दूसरी बात यह है कि हम चुनाव लड़ते हैं, 400 सीट पर बसपा और कांग्रेस लड़ी, उसके ऊपर कोई नहीं बोलता। मध्य प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटक में कांग्रेस के एमएलए भाग जाते हैं चुनाव जीतने के बाद। बिहार में हमारी जो लड़ाई थी वो सीमांचल की लड़ाई, इंसाफ की लड़ाई थी, आज भी है, कल भी रहेगी। वो जो 4 विधायक भागे हैं उन्होंने सीमांचल की जनता से धोखा दिया। और देखना आप, जब 2025 में विधानसभा के चुनाव होंगे पूरे के पूरे हारेंगे और राजद भी हारेगी इंशाल्लाह, क्योंकि उन्होंने ये काम किया है। तो हमारा लड़ रहे हैं। मेरा मकसद एक ही है कि भारत की राजनीति को और मजबूत किया जाए। और सिर्फ जज्बाती तकारीर से बिल्कुल सही नहीं होता, मगर हर समुदाय का रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। वो नहीं मिल रहा है मुसलमानों को, बिल्कुल नहीं है। आप देख लीजिए भारत की पार्लियामेंट, कितने मुसलमान जीतते हैं। बीजेपी तो खैर हाथ मिलाने तैयार नहीं है। कांग्रेस मुसलमानों के हाथ को खाली रखना चाहती है और छोटा रिचार्ज मुसलमानों के हाथ में झाड़ू देना चाहती है। तो चुनता नहीं, जिनको चुनता है वो आपको धोखा दे देते हैं। वो छोड़ दीजिए, जो जमीर फरोश है वो तो धोखा देते रहेंगे। अब कांग्रेस के भी छोड़ के भाग गए, यहां से भी भाग गए। मगर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन हो, हर विधानसभा में रिप्रेजेंटेशन हो। और मेरा मानना है कि देखिए ये सफर आसान नहीं है। हमारी पार्टी की हिस्ट्री आप हैदराबाद देखेंगे, तेलंगाना, आंध्रा देखेंगे तो टाइम ही लगता है। हमको इस कठिन राहों से गुजरना है, इस धोखेबाजी का, इन तकालीफ का सामना करना पड़ेगा। मगर हम अपने राह पे चलेंगे, अपनी मंजिल को पाएंगे इंशाल्लाह। आपने एक दिन पहले बड़ा इमोशनल भाषण दिया जब आपने कब्रिस्तान की बात की। आपने कहा ना कि कब्रिस्तान तक साथ रहूंगा, तो उसकी कब्रिस्तान तक आपके साथ रहूंगा। हाँ, कब्रिस्तान आपके कंधों पर जाऊं, क्या कहना चाह रहे थे आप? तो भाई जब तक जिंदा रहूंगा, जनता के दरमियान में रहूंगा, लड़ूंगा।
और जब इस दुनिया से जाने का टाइम आ गया तो उन्हीं के कंधों पर कब्रिस्तान जाएंगे। और क्या है, जाना तो सबको है दुनिया से, कोई ज्यादा रहने वाला नहीं है, ना आप रहेंगे ना मैं रहूंगा। हर एक का कभी शायद मेरा जल्दी आपका बाद में है, मगर जाना तो है। उसका मकसद वही है कि मेरा कमिटमेंट इस जनता से है, जब तक जिंदा रहूंगा मैं लड़ता रहूंगा। इतनी मेहनत के बाद भी आप हैदराबाद, महाराष्ट्र की एक सीट, इसके बाद 2 एमपी, अभी तक इतना ही तक तो पहुंच पाए हैं तो आप। महाराष्ट्र में 2 एमएलए हैं, महाराष्ट्र में 2 एमएलए हैं। कितने दिन रहेंगे? अरे अभी तक तो हैं। बिहार में 4 थे, चले गए। नहीं, देखिए, कम से कम उनको क्रेडिट दीजिए कि शिवसेना की तरह कूद कर नहीं गए शिंदे में। इतना तो क्रेडिट दीजिए हमारे दोनों मुफ्ती इस्माइल साहब को और फारूक शाह को, कि टिके हुए हैं। जिसको आपने ईमान फरोश कहा अपने कैंडिडेट को जो उतारा था, 14 थे 13 रह गए, उसने आपको फिर वही बी टीम बता दिया, बोले ये तो बीजेपी के लिए बैटिंग करते हैं। अच्छा, अच्छी बात यह है कि उसके लिए हम जाके जनसभा किए। 12,000 जनता थी बापू नगर में, और वहां पर कांग्रेस का कैंडिडेट मुझे बताया गया 6,000 वोट से हार गया था। उसको हमने जनता को पूछा कि इनको हम फूल का हार पिना दें या आपके नए विधायक बने, बोले पिनाइए। हमने पिना दिया। अब उसके 2 दिन के बाद मोहतरम बिक जाते हैं तो मैं क्या करूं। मगर कांग्रेस पार्टी देखिए, महाराष्ट्र में अगर इनके विधायक चले जाते हैं, मध्य प्रदेश में, गुजरात चले जाते, तो बोलते हैं कि पॉलिटिकल टेररिज्म भाजपा कर रही है। आप क्या कर रहे हैं? माने आप करेंगे तो सब अच्छा है। वो भारत जोड़ रहे हैं, भारत जोड़ रहे हैं। वो राजस्थान में तोड़ रहे हैं, राजस्थान में तोड़ रहे हैं। जादूगर पायलट के खिलाफ हो गया है। अब मैं क्या करूं उसका, मैं जिम्मेदार हूं उसका, बताइए। अब बेचारे पायलट ऑटो पायलट पर हैं या किस पे मुझे नहीं मालूम। कहां आप चल रहे हैं? अरे भाई, जंग गुजरात में हो रही है, आप सरहद से निकल गए। वो कह रहे हैं कि भाई ये चुनाव की बात नहीं, हम तो पूरे देश में मैसेज देने के लिए निकले हुए हैं, हम कन्याकुमारी से कश्मीर जा रहे हैं। हाँ जाइए, पैदल जाइए, रोड पे चलते रहिए, कोई बात नहीं, अच्छा है। अरे उनको आपने एक बार आपने ये भी कहा, एक बड़ा बाबा एक छोटा बाबा। हाँ, बड़ा बाबा है वो, छोटे बाबा है, सब बाबा बनने जा रहे हैं ना, सब वही तो ड्रामा हो रहा है। लेकिन एक चीज जो हुई, जो इससे पहले आपकी पब्लिक मीटिंग्स में कभी नहीं देखने को मिलती थी, गुजरात में आपकी मीटिंग के अंदर आपके सामने काला झंडा दिखाया गया, मोदी मोदी के नारे लगे। आप मानते हैं कि वो जेन्युइन था या स्पॉन्सर्ड था? ये असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा दिल है। मोदी जी अमित शाह के झंडे में अगर बिल्किस बानो जस्टिस का मुतालबा करेंगे तो क्या कहेंगे मोदी जी और अमित शाह? और सिर्फ 4 लोग थे, 10,000 का मजमा था, और हमने कहा कि कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को। कोई बात नहीं, आपको राइट है, आप कह रहे हैं। क्योंकि हमने बिल्किस बानो का जिक्र किया तो उनको लगा कि भाई ये तो हमारे दुखती रग पर हाथ रख दिया। कोई बात नहीं, करिए, आप काली झंडियां लहराइए, गोली तो चला चुके हैं, कुछ भी करिए, मगर हम इस रास्ते से नहीं हटने वाले, अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। अब गोली तो चली थी, उसके बाद आपकी ट्रेन पर पत्थर फेंका गया, ऐसा आपने बोला। अब वो उसके बारे में फिर वो कहते हैं कि ओवैसी साहब जो हैं ड्रामेटिक बातें करते हैं। छोड़ दीजिए ना, 150 की रफ्तार पे ट्रेन चल रही, कौन पत्थर मार देगा, और देख करके कि ओवैसी कांच पे लगना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम देखकर मारिए, हम बता देते हैं कौन सी सीट पर बैठे हैं। और बोलते आपकी सीट पे लगा ही नहीं था। हाँ, नहीं लगा, बाजू की सीट पर लगा, और यह कह दिया गया कि बाजू से ट्रेन गई तो पत्थर उछल कर लग गया। लॉ ऑफ ग्रेविटी माशाल्लाह, देख लीजिए आप। मैं बड़े विज्ञान लोग हैं ये, मैं तारीफ करता हूं इनकी। नहीं तो गुजरात में भी कोई आपको निशाना बनाना चाहता है मतलब? अरे हम तो हर एक के निशाने पर हैं। मैं तो कहा हूं ना, मैं तो सबकी लैला हूं। मजनू कौन है? मजनू कौन है? बहुत हैं, बहुत हैं। एक आपका दिल किस पर आया? हाँ, आपका दिल किस पर आया? अभी ज्यादा ओपन मत करिए, घर वापस जाना है। खरीद दीजिए, चुनाव है। उसी पर रुक जाइए, दिल एक ही पर आता है। अच्छा, आप ये मानते हैं कि गुजरात में एक सेक्शन है मुस्लिम वोटर्स का जो बीजेपी को भी वोट देता है, नरेंद्र मोदी को पसंद करता है? देखिए, 2014 में, 2019 में सीएसडीएस का डेटा ये कहता है कि 6% मुसलमानों का वोट 2014 में मोदी जी को मिला, 2019 में मिला। 31% हिंदू वोट 2014 में मिला, और 2019 आते आते 37% हो गया। तो हम यही तो बताना चाह रहे हैं कि लोग जो हमको गाली देते हैं, भैया डेटा पढ़ो, अगर तुमको पढ़ना नहीं आता तो जिसको समझे उससे पढ़वा लो और समझो, वो देखो आप। नहीं, उसी सीएसडीएस लोक नीति का डेटा ये भी कहता है कि 2012 में गुजरात के चुनाव में 20% मुस्लिम वोट मिला था नरेंद्र मोदी को। नहीं, 20% का मैं नहीं पढ़ा हूं, 6% का जरूर पढ़ा हूं। मगर अगर वोट मिल भी रहा है तो ये कौन सा इंसाफ आप गुजरात की मुसलमानों से कर रहे हैं कि 1984 से एक लास्ट मुसलमान एमपी बना था? ये कौन सा इंसाफ आप कर रहे हैं कि उनके इलाकों को डेवलप नहीं करते आप?
ये कौन सा इंसाफ आप कर रहे हैं कि मुस्लिम बाहुल इलाकों में आपने स्कूलों को बंद कर दिया। आपका कानून है कि 100 बच्चे हैं तो बंद नहीं होना चाहिए, मर्ज नहीं होना चाहिए, आपने मर्ज कर दिया। रखियाल की मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, एग्जाम्पल दे रहा हूं रखियाल एरिया की। आप तो वोट ले रहे हैं मगर कर क्या रहे हैं आप? कहते हैं हमें कोई एक स्कीम बताइए, सेंटर की स्कीम हो, गुजरात की, उनकी किसी राज्य की स्कीम हो जो डिस्क्रिमिनेटरी हो, जिसका फायदा ये देख के मिलता हो ये हिंदू है कि मुसलमान है कि जैन है कि पारसी। मैंने आरटी एप्लीकेशन डाला है, आपको जानकर हैरत होगी कि कितने मुसलमानों को घर मिला है। कहते हैं जितनी रिप्रेजेंटेशन है उससे ज्यादा दिया। अरे सब झूठ बोलते हैं ना, सब झूठ बोलते हैं। आरटी एप्लीकेशन डाल चुके हैं हम। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में कितना मिला बता दीजिए चलिए, गुजरात में कितना मिला बता दीजिए चलिए। आप डाल दीजिए बीजेपी की वेबसाइट पर कि इतने मुसलमानों को घर मिला हमने गुजरात में, बता दीजिए चलिए, दे दीजिए डेटा, आप बताइए ना। हम तो आपको फैक्ट्स एंड फिगर से बात कर रहे हैं, आप नहीं बता पाएंगे भाजपा वाले। उनका कहना है कि गुजरात तो इतना डेवलप्ड है, अभी प्राइम मिनिस्टर ने बोला एक रैली में कि यहाँ की जितनी बुनियादी जरूरतें थी, घर, पानी, बिजली, सड़क, सब कुछ हम दे चुके हैं ऑलरेडी। हम आने से पहले यहां पर एक भाजपा के जो मिनिस्टर ऑफ होम है जी, हेल्थ के बारे में बात कर रहे थे, वो ये बता दें कि गुजरात में कितने सिटी स्कैन है। 16 सिटी स्कैन है, 5 MRI है। किसके कान में फूल लगा हुआ है? 33 में 20 जिलों में सिटी स्कैन है और आपके 28 जिलों में गुजरात के एक भी MRI नहीं है। कितने सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स हैं गुजरात में बताइए? आपने पोस्ट नोटिफाई किए खुद 14 या 15 काम कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उनका डेटा दे रहा हूं, मेरा डेटा नहीं है। अच्छा, इन्होंने कहा कि हमारे पास बड़ा हेल्थ का अच्छा है। बिहार से बदतरीन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर गुजरात में है, यह नीति आयोग का डेटा है। कौन सी बात कर रहे हैं? गुजरात में आपने क्या किया? मोरबी का ब्रिज गिर जाता है, आप पकड़ नहीं सकते और वो कंपनी के मालिक को। कौन सा ये सवाल पूछा मैंने उनसे, उन्होंने कहा कि जो लोग पकड़े गए हैं शुरुआती तौर पर पकड़े गए हैं, इसका मतलब कतई नहीं है कि आगे कोई गिरफ्तार नहीं होगा। चुनाव के SIT की जांच आ जाए, चुनाव के बाद होगा। और अनएम्प्लॉयमेंट युवाओं में गुजरात में गवर्नमेंट का डेटा है 20.21% है, 20.21% है। यही यहां पर दानी लिमडा एक विधानसभा है, वहां पर पिराना हिल है, 75 फीट का कचरा जमा हो जाता है वहां पर और जलते रहता है रात में, और सुबह में लोगों की आंखें जलती हैं। कुछ नहीं होता वहां पर। हम आपको एग्जांपल्स दे रहे हैं। अच्छा, इतना और बता दें आप, आपसे आपका समय हमने काफी लिया। ये चुनाव 2017 में बिल्कुल कांटे का मुकाबला हुआ। 15 सीटें तो ऐसी थी जो 5% वोट से डिसाइड हुई थी, 3000-5000 वोट पर। तो बीजेपी, वो चुनाव कहीं भी जा सकता था। लोग ज्यादातर ये मान रहे हैं कि ये चुनाव बीजेपी के लिए पिछली बार से आसान है। भाई रूपाला साहब आगे, उनको पूछिए, वो बता देंगे। वो तो यही कहेंगे कि आसान है। हमको क्यों पूछ रहे हैं? हम तो सिर्फ 13 सीट पर लड़ रहे हैं। 169 पर लड़िए ना, ये दोनों हरा दीजिए भाजपा को। 169 आपके लिए छोड़ दिए हम। चलिए 13 का इल्जाम हमारे गले में डालेंगे आप जरूर, मुझे मालूम, क्योंकि लीडर्स गांधी परिवार पर नहीं डालेंगे, छोटा रिचार्ज पर नहीं पड़ेगा, इनको मुलाजी मिलेंगे जुबा करने के लिए चुनाव के जो रिजल्ट आएगा। भाई 169 लिए हम छोड़े ना, जीत जाइए ना। कोई भविष्यवाणी करना चाहते हैं 8 तारीख की? बिल्कुल नहीं सर, मैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव ही नहीं करता हूं। मैं किसी जोशी को मानता ही नहीं हूं। मैं काबिल नहीं हूं कि सेफोलॉजिस्ट हूं। मुझ में जो अल्लाह ने ताकत दी है मेहनत करने की, मेहनत करते रहेंगे और जनता तय करेगी बस। वो बहुत शुक्रिया साहब जुड़ने के लिए हमारे साथ, बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।